हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम जो हमने मनी वाला चैप्टर किया था, इस मनी वाले चैप्टर के हम लोग करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू क्या बोलता है? वाटर सिस्टम रेफर्स टू दैट सिस्टम वेयर इन, यानी कि वाटर सिस्टम रेफर्स टू दैट सिस्टम वेयर इन मतलब वाटर सिस्टम क्या बोलता है? गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, गुड्स आर नॉट एक्सचेंज्ड एट ऑल, गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर डोमेस्टिक करेंसी और गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर फॉरेन करेंसी। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया वाटर सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर गुड्स के बदले में क्या करते हैं, गुड्स को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका में क्या हो जाएगा, करेंसी की तो बात ही नहीं है, क्योंकि गुड्स के बदले में करेंसी तो देते ही नहीं है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन करेंसी हो। तो ये दोनों सी और डी पार्ट तो होंगे ही नहीं। बी वाला क्या कह रहा है, गुड्स आर नॉट एक्सचेंज एट ऑल, गुड्स को ही अगर एक्सचेंज नहीं करेंगे तो फिर वाटर सिस्टम कैसा रहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। बात समझ में आ गया? इसके बाद में देखते हैं हम लोग इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, तो देखो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम का टिपिकल कैरेक्टर क्या है? अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट, अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो आपने देखा था कि सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वाटर सिस्टम का क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्यों? अगर यही कैरेक्टर नहीं होगा तो फिर आपका वाटर सिस्टम कैसे रह जाएगा? ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो नहीं है, पहले कभी होता था, अब तो है ही नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, ये इसका मेन कैरेक्टर नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट या स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। इसका मेन कैरेक्टर क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि यही कैरेक्टर है तभी वाटर सिस्टम क्या है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी की कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन क्या है? एनी गुड्स विच इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, एनी गुड्स विच इज़ एक्सचेंज फॉर गोल्ड एट फिक्स्ड रेट, एनी गुड्स विच इज़ एक्सेप्टेबल टू अ बैंक, और एनी गुड्स विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब देखो, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, गोल्ड को फिक्स रेट पर एक्सचेंज कर दो, चलो ठीक है, बैंक भी एक्सेप्ट कर ले, वो भी ठीक है, लेकिन इसका कॉमन जो करेक्टर है वो ये है कि जो जो कहना चाहिए मनी होती है वो कॉमनली एक्सेप्टेड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो उसके मीडियम के रूप में जो होती है उसका मनी का यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले पार्ट पर। मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई इज कॉल्ड। अब इन्होंने कहा एक ऐसी मनी जो एक्सेप्टेड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, लेकिन किस पर? ट्रस्ट की वजह से। और ट्रस्ट किसके बीच में होना चाहिए? पेयर एंड पेई की वजह से। उसे क्या बोलते हैं? फुल बॉडाइड मनी, फिएट मनी, क्रेडिट मनी या फिड्यूसरी मनी। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिड्यूसरी मनी। आपको मैंने पढ़ाया था, जो फिड्यूसरी मनी होता है वो ट्रस्ट के बेसिस पर काम करती है। और इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे। इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसके बाद आता है फुल बॉडाइड मनी। फिफ्थ वाला पार्ट देखेंगे कि फुल बॉडाइड मनी इज दैट मनी हुज मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू आर। मतलब फुल बॉडाइड मनी में मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू कैसी होती है? इक्वल इन दी मार्केट, डिक्लेयर्ड एज इक्वल बाय द गवर्नमेंट, डिफरेंट इन द मार्केट, और डिक्लेयर्ड एज इक्वल बाय द आरबीआई। तो देखो, गवर्नमेंट और आरबीआई का तो कोई रोल होता ही नहीं है। जैसे मैंने फुल बॉडाइड मनी में कहा था कि मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल होती है, तो इक्वल होती है। तो अब देखो, मनी वैल्यू तो गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, डिक्लेयर किया, लेकिन कमोडिटी वैल्यू तो मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उस पर पता लगती है ना। तो इसका जो आंसर होगा ये देखो, गवर्नमेंट और आरबीआई नहीं होंगे, क्योंकि जो मेटल है उसकी मार्केट वैल्यू से ही पता लगता है कि उसकी कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू इक्वल है या नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, इक्वल इन दी मार्केट। जब मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू किसकी? मार्केट वैल्यू
अगर वो दोनों इक्वल होती हैं तो उसे बोलते हैं फुल बॉडाइड मनी। मनी दैट इज इश्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, एक ऐसी मनी जो गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी ने इशू किया है उसे हम क्या बोलते हैं, फिएट मनी, बताया था मैंने। ठीक है, फिएट मनी क्या होता है, एक ऐसी मनी जो किसके द्वारा, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू की जाती है, उसे फिएट मनी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन मनी वैल्यू ऑफ मनी एक्सीड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इट इज कॉल्ड, अगर मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा है तब उसे क्या बोलते हैं, फुल बॉडाइड मनी, क्रेडिट मनी, फिएट मनी और फिड्यूसरी मनी। तो बता चुका हूँ उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ डेफिनेशन वगैरह मैंने आपको पढ़ाई थी, वहाँ से आप आराम से इसे कर सकते हो। अगला है मनी एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट हैज़ लीड टू द इमरजेंस ऑफ, मनी की वजह से क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, मतलब कि आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जब फ्यूचर पेमेंट आप कर सकते हैं तो उससे किस चीज़ का इमरजेंस हुआ, कमोडिटी मार्केट का, फिनेंशियल मार्केट का, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज। तो याद रखो इससे जो हुआ, अगर आप इसे देखोगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्यों होगा बी, मैं बता देता हूँ। फिनेंशियल मार्केट, देखो आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो, तो फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो तो इसीलिए फिनेंशियल मार्केट, आप देखोगे फिनेंशियल मार्केट में क्या होता है, फिनेंशियल मार्केट जो होती है उसी मार्केट से आपने मनी मार्केट निकल के आता है, उसी मार्केट से कैपिटल मार्केट निकल के आता है। ठीक है, तो आप जितने भी बॉन्ड्स, शेयर्स, डिवेंचर्स, इनकी जो खरीद बेच करते हो वो किसकी वजह से करते हो, फ्यूचर के पेमेंट की वजह से। ठीक है, जैसे आपने कोई शेयर्स खरीदा तो आपको पता है कि फ्यूचर में हमें इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो हुआ वो फिनेंशियल मार्केट जो है वो मनी के इसी कैरेक्टर की वजह से आए। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट पहले भी चलती थी, ऐसा नहीं है कि मनी जब से आई है तभी से चलती है, मनी आई है तब से तो चलने लगी है, लेकिन उससे पहले भी कमोडिटी मार्केट चलती थी। पहले कमोडिटी मार्केट में क्या कि वाटर सिस्टम चलता था, लेकिन अब जो है वाटर सिस्टम के बाद में अब मनी भी उसमें चलती है। ठीक है, ये कमोडिटी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट क्या है, जब हम लास्ट में इसमें जब चैप्टर करेंगे, चैप्टर आई थिंक 13 या 12 या 13 चैप्टर है, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का करेंगे तब वहाँ पर हम इन चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो, जब से मनी आया तब से हमने फ्यूचर पेमेंट करना स्टार्ट किया है, और फ्यूचर पेमेंट करना स्टार्ट किया तो हमने फिनेंशियल मार्केट का इमरजेंस तभी से हुआ है, और हम शेयर और बॉन्ड्स को खरीदते हैं ताकि फ्यूचर में हम इन्हें सेल या परचेज कर सकें, इसीलिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ M1 मीजर ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई का M1 मीजर क्या होता है। तो M1 के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि M1 इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स और OD का मतलब अदर डिपॉजिट्स। तो M1 के ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं। अब देखते हैं टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट नहीं होता इनमें से, देखो किसी में भी टाइम डिपॉजिट टर्म नहीं है। डिमांड डिपॉजिट बिल्कुल है। कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, और नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, अगला है बैंक मनी इज दैट मनी विच इज, बैंक मनी क्या होता है, एक ऐसी मनी है विच इज प्रिंटेड बाय RBI, प्रिंटेड बाय द कॉमर्शियल, प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और नन ऑफ दीज। कल इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बैंक मनी के बारे में आपको बताया था, तब मैंने आपको ये बताया था बैंक मनी क्या होता है। तो बैंक मनी वो मनी होती है जब किसी भी कॉमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में पैसे आते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जितने भी पैसे आते हैं उन पैसों में से कुछ पार्ट वो अपने पास रखती है, और बाद बाकी का जो पैसे होते हैं उनको वो एज ए लोन के रूप में लोगों को दे देती है। ठीक है, तो लोन के रूप में जो पैसों को वो दे देती है उससे क्या होता है, क्रेडिट का क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब होता है कि लोन पे लोन लोगों को देना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रकार की जो मनी होती है उसे बोलते हैं बैंक मनी। ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर है कि बैंक मनी कैसी मनी होगी, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन।
ठीक है। हमेशा बच्चों याद रखो कि जितना मैं चीज़ों को अपने जब मैं वीडियो पढ़ाता हूँ, अपना लेक्चर कराता हूँ किसी भी टॉपिक का, तो आप पहले उसे अच्छे से समझो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और उसके बाद क्या करो कि उसके बाद तब आप जाके ये एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, या मैं बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। अगला है हु सप्लाईज मनी इन इंडिया। अब इंडिया में मनी की सप्लाई कौन करता है? तो सप्लायर में मैंने 3 सप्लायर आपको बताए थे कल। गवर्नमेंट बताया था, आरबीआई बताया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे इंडिया में आरबीआई है, और कॉमर्शियल बैंक बताया था, ठीक है, बताया था ना। तो या अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आरबीआई भी दे रखा है, कॉमर्शियल बैंक भी दे रखा है और गवर्नमेंट भी दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब देखो 12th क्वेश्चन देखो मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ, देखो मैंने नोट्स जितना अच्छे से प्रिपेयर कराया है, आपको हर चीज़ वहाँ से क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखो डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड। डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं वो उसमें क्या क्या आता है? तो चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बोथ ए एंड बी। तो कल मैंने डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में आपको इससे पहली वाली वीडियो में आपको 3 पॉइंट बताए थे, ठीक है। पहले कहा था कि ये क्या होती है, एक ऐसी डिपॉजिट होती है जो किसी टाइम पीरियड के लिए नहीं होती, जब आप चाहो जब आप विड्रॉ कर सकते हो, चेक के थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हो, चेक के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो देखो पहला करेक्टर है चेकेबल डिपॉजिट्स है, बिल्कुल सही बात है। डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, बिल्कुल सही बात है, जब आपकी मर्जी करे, डिमांड जब आप करना चाहते हो तब आप विड्रॉ कर सकते हो। फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, नहीं ये करेक्टर नहीं है, फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है ये, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं होती। जो फिक्स्ड डिपॉजिट होती है उसे हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। बोथ ए एंड बी, तो ए और बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि बोथ ए एंड बी। आया समझ में? अब है इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव मीजर ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3 एंड M4। ऑफ दीज M1, मैंने बताया था कि मनी की सप्लाई को मीज़र करने के 4 तरीके होते हैं, 4 मेथड होते हैं, M1, M2, M3, M4। फिर मैंने वहाँ पर आपको जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये भी चीज़ बताया था कि आपके सिलेबस में सिर्फ M1 ही है, ठीक है। और M1 के बारे में मैंने बताया था क्या होता है, C प्लस DD प्लस OD। C करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, इसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आते हैं, और ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स, और इसके भी मैंने 3 पार्ट आपको बताए थे। जिन्होंने मेरी वीडियो वो नहीं देखी है तो वो मेरी मनी वाले जो तीनों पार्ट की वीडियो हैं उन्हें अच्छे से देखें, सब चीज़ समझ में आएगी। अब क्या बोलता है M1 का क्या मतलब हुआ? करेंसी विद पब्लिक, बिल्कुल सही बात है। करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, ये भी सही बात है। और करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें सी वाला पार्ट भी आ गया, DD भी आ गया और OD भी आ गया, ठीक है। आगे देखेंगे सप्लाई ऑफ मनी इज अ फ्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल, रियल फ्लो, नन ऑफ दीज। तो मैं बता चुका हूँ जो मनी की जो सप्लाई होती है वो क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने पहला ही लाइन लिखा था कि इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि मनी जो होती है जब उसको मीज़र किया जाता है तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर किया जाता है, ठीक है। और जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जिस चीज़ को मीज़र की जाती है उसे स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले मैंने कहा था कॉइन्स कौन इश्यू करता है, तो मैंने बताया था गवर्नमेंट। 1 रुपीज़ का नोट और जो कॉइन्स होते हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है, ये मैंने बताया था। इसका मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि गवर्नमेंट का पार्टी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के अंडर में ही आती तो भाई SBI भी है और रिजर्व बैंक भी है, ठीक है, लेकिन ये बैंकिंग सिस्टम है और ये गवर्नमेंट का पार्ट है, ये दोनों मिनिस्ट्री गवर्नमेंट का पार्ट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होती है वो कॉइन्स को इशू करने का काम करती है। मैं अभी तक हमेशा ये बोलता हुआ था कि कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करती है। तो भाई गवर्नमेंट क्या कोई प्रधानमंत्री मोदी जी खुद थोड़ी इशू करेंगे, कि कोई ना कोई मिनिस्ट्री इशू करेगी। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आया समझ में? अगला देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज़। अब मनी का जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो क्यों हुआ है? सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एन इंडिविजुअल, combined the act of sale and purchase of an individual, expand the scope of sale and purchase, both A and C। तो ठीक है, तो
मनी का जैसे इंट्रोडक्शन हुआ तो उससे क्या हुआ, सेपरेट द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब अब सेल और परचेज जो लोग हैं वो अलग अलग करते हैं। पहले सेल और परचेज एक ही व्यक्ति से करनी पड़ती थी, जिसको आप सेल करते हो उसी से परचेज करनी पड़ती थी बार्टर सिस्टम में, बता चुका हूँ। इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन जब से मनी आई है तब आप सेल अलग कर सकते हो और परचेज अलग कर सकते हो, ठीक है। कंबाइंड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल लोग हैं वो अपने सेल कंबाइंडली भी सेल कर सकते हैं और परचेज भी एक साथ कर सकते हैं। ये भी बात सही है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सपेंड द स्कोप ऑफ सेल एंड परचेज, अब क्या कह रहा है, एक्सपेंड द स्कोप ऑफ सेल एंड परचेज, सेल और परचेज के को एक्सपेंड भी कर सकते हैं मनी की वजह से। हाँ कर सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि आप कर भी सकते हो। बोथ ए एंड सी, और इसका आंसर क्या, अब ए एंड सी, तो देखो ये दोनों चीज़ें तो मनी की वजह से बिल्कुल ही हो गई हैं। इससे क्या हुआ, लोग जो हैं वो अपनी सेल और परचेज, इंडिविजुअल लोग हैं वो सेपरेट अलग अलग भी कर लेते हैं, और कुछ लोग मिलकर भी अपने सेल और परचेज को आपस में कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ तो हुई, लेकिन एक्सपेंड द स्कोप ऑफ सेल एंड परचेज, ये अपनी सेल और परचेज को एक्सपेंड करना मतलब बढ़ाना, ये है, लेकिन ये इनडायरेक्टली है, क्योंकि ये आपके अपने एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा काम करते हो, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर यहाँ ऑप्शन में लिखा होता ऑल ऑफ दीज, तो हम लगाते ऑल ऑफ दीज पर, लेकिन डी में क्या लिखा हुआ है, ए और सी लिखा हुआ है, तो हम इस पर आंसर कौन सा लगाएंगे, डी, ए एंड सी। वैसे तीनों ही काम किए मनी की वजह से हो गए हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि ये वाला सी वाला काम नहीं हुआ है, ये भी काम हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन आता है, डायनामिक फंक्शन ऑफ मनी आर रिलेटेड टू। डायनामिक फंक्शन ऑफ मनी, मनी का डायनामिक फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि डायनामिक फंक्शन, मनी का डायनामिक फंक्शन क्या होता है, तो क्या करना, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना, वैल्यूएशन करना गुड्स और सर्विसेज का, अपनी वेल्थ को ट्रांसफ़र करना, मतलब अपने पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, या स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो इसका सबसे मेन जो फंक्शन है वो है डी। क्यों, अगर ये दोनों ये चीज़ होंगी तो 1 2 3 ऊपर के तीनों हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। क्यों, किसी भी, इसने मनी जब से आया तब इसने स्टेबिलिटी लेकर आया, ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होती ना बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन होती। और साथ ही साथ में अब क्या हुआ, क्योंकि आप आराम से आप सेल और परचेज कर सकते हो, चीज़ों का प्रोडक्शन आराम से कर सकते हो, तो इससे जो है इकोनॉमी का ग्रोथ भी होना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए या हमेशा याद रखो कि इसका जो डायनामिक फंक्शन है वो कौन सा है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि अगर ये वाला इसका फंक्शन होगा तो इसके बाद 1 2 3 ये ऊपर के तीनों तो अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद है हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू, हाई पावर्ड मनी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, तो कल मैंने बताया था आपको हाई पावर्ड मनी के बारे में, इससे पहली वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी पार्ट 3, ठीक है, मनी पार्ट 3 में मैंने ये चीज़ बताया था। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि हाई पावर्ड मनी जो होती है वो क्या क्या होती है, तो हाई पावर्ड मनी में होती है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, प्लस वॉल्ट कैश के बारे में बताया था, और प्लस उसमें बताया था कैश रिजर्व्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी वहाँ पे। तो ये 3 चीज़ों का जो टोटल होता है उसे हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। तो हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू मनी सप्लाइड बाय द आरबीआई ओनली, नहीं। टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, नहीं, ये भी नहीं कह सकते। नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल, नहीं। नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल एज वेल एज कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो क्या बोला गया, नोट्स और कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, और एज वेल एज कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 पार्ट मैंने बताए थे आपको, एक तो बताया था कि करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, तो ये पहला वाला पार्ट हो गया। फिर दूसरा मैंने बताया था वॉल्ट कैश ऑफ द डिमांड डिपॉजिट्स, मैंने बताया था डेली के जो ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे वॉल्ट कैश बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं दे रखा। और तीसरा मैंने बताया था कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक टू दी आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक का थोड़ा सा पैसा जो रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये वाला पार्ट भी दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ये चीज़ें जैसे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी अब बैंकिंग वाला चैप्टर जब पढ़ लोगे तब आपको चीज़ें समझ में, जैसे वॉल्ट कैश क्या होता है, कैश रिजर्व क्या होता है, ठीक है।
तो ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती हैं, जो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी जब आप बैंकिंग वाला चैप्टर कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है MCQ मनी वाले चैप्टर के वो होते हैं कंप्लीट। ठीक है।